अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज कराची में होने वाला स्टॉक एक्सचेंज पे हमला यकीनन जो है वो पाकिस्तान के माशी हब में जो है पाकिस्तान की मईशत पे जो है वो इसको हमले को जो है वो मतलब इससे कम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे सामने, जो ख़ास तौर पे जिस एलिमेंट को हम किसी हाल में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है भारतीय मदाखलत, जिसकी जानिब से भारतीय वज़रा की जानिब से, भारतीय सियासतदानों की जानिब से और भारतीय जो दीगर रहनुमा है उसकी बार बार जो है वो इस चीज़ की निशानदेही की गई और की जाती रही है कि किस तरीके से बलूचिस्तान को या बलूचिस्तान की आवाम को जो है भारत इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि माजी में भी और आज भी भारत यकीनन जो है वो अपने मकासद में किसी न किसी हद तक जो है वो कामयाब हो जाता है। और ये तमाम तर सूरत हाल यकीनन इसकी और कोई वजह नहीं है। उसकी बुनियादी वजह शायद ये है, हमने आज के हमले को भी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। इससे पहले होने वाला जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला था उसको भी जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उस ग्रुप को जो है वो मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन आज ये दोबारा का हमला जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इसकी रूट कॉजेज़ को हम आइडेंटिफाई करके उसको जो है उसको एलिमिनेट करने में जो है वो हम नाकाम रहे हैं। आज के होने वाले हमले में क्या नुकसानात हुए, किस तरीके से ये हमला एग्जीक्यूट किया गया और क्या सूरत हाल रही, 4 मुसल्लह दहशतगर्द जदीद असले के साथ डाउन टाउन के अंदर जो है वो कैसे दाखिल हो गए, यकीनन जो है वो हमले को नाकाम कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना किरदार अदा करा। उसके साथ साथ मौजूदा जो सिक्योरिटी गार्ड थे प्राइवेट कंपनीज के, जो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, इसके बावजूद जो है वो हमले को मुकम्मल तौर पे नाकाम कर दिया और बहुत मुख्तसर वक्त में। जबकि अगर दहशतगर्दों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उसको देखा जाए, उसका मवाजना किया जाए, तो ऐसा लगता है कि बहुत तवील अरसे के लिए ये दहशतगर्द क़याम के जो है वो नज़रिए से यहाँ दाखिल हुए थे और इनका मकसद था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसके साथ साथ जो है वो इसको लॉन्ग टर्म में जो है वो इंगेज करना जो है वो मकासद में शामिल था। जबकि जो है वो चंद मिनटों में ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। और लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि डाउनटाउन के अंदर जो है ये 4 मुसल्लह दहशतगर्द जो है वो कैसे दाखिल हो गए और उसके साथ यकीनन ये इसको हम इसकी रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किए बगैर जो है वो इस मसले का हल जो है वो तलाश नहीं कर सकते। इसी पे बात करेंगे। आज के वाक़े में हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ क्राइम डेस्क ज़िले हैदर। ज़िले, क्या सूरत हाल रही, क्या आज सारा दिन की जो भी सूरत हाल थी और उसके बाद जो अब जो तहकीकाती इदारे हैं वो किस नतीजे पे पहुंचे हैं? जी शुक्रिया मंसूर साहब। सुबह ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। एक बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा था जो कि पड़ोसी मुल्क की मदद से यहाँ पे कलदम तंजीम को इस्तेमाल किया गया। BNA के 4 दहशतगर्द जो है उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। इब्तिदा में जैसे कि अभी पैकेज में भी बताया गया है कि 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के एहलकार जो तैनात थे उन्होंने निशाना बनाया और उनको हलाक करा। इसके बाद 2 दहशतगर्द जो है वो अंदर तक दरवाजे तक जाने में कामयाब हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी उनको सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज का और दोनों उनके दिगर 2 साथी जो है उनको भी हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द पूरे मंसूबे के तहत आए थे और उनका मकसद ये था कि जो मईशत है, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको तबाह करने के लिए स्टॉक निशाना बनाना था। लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके हैं। जिससे पहले भी जो है जो हमारे वो यकीनन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये बहरहाल एक सवालिया निशान है कि ये दहशतगर्द जो है वो आपके शहर के डाउनटाउन में जो है वो कैसे दाखिल हो गए। यकीनन इसकी मनसूबाबंदी कहीं भी हुई हो, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन से पहले यहीं कहीं स्टे किया गया होगा, फैसिलिटेटर भी मौजूद होंगे, जैसा कि हमने पिछले हमले में देखा था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो यकीनन 1 घंटे या 1 दिन की बात नहीं होती। इसके लिए महीनों प्लानिंग की जाती है, हफ्तों रैकी की जाती है, जिसके बाद दहशतगर्द जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में कामयाब होते हैं। इस हमले की भी प्लानिंग की गई थी, इस हमले की भी जो है मनसूबाबंदी की गई थी, इसकी रैकी की गई थी, इसके लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, इसके लिए उन लोगों को मुंतखब किया गया जो कि पहले से यहाँ पे आए थे। इसलिए तहकीकात होना भी बाकी एक सवालिया निशान यकीनन सिक्योरिटी इदारों पर है कि लॉकडाउन के दौरान और इसके अलावा जगह जगह नाके लगे हुए हैं। बड़ी सेंसिटिव जगह है जहाँ पे ये स्टॉक एक्सचेंज मतलब रेड जोन है जिले। इसमें दाखिला जो है वो इतना आसान है कि कोई भी दहशतगर्द जो है वो मुसल्ला और इतने जदीद हथियारों के साथ जो है वो इस एरिया के अंदर दाखिल हो सके। जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि वो अपने इरादे में यहाँ तक पहुँचने में तो कामयाब हुए हैं लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके हैं। इससे पहले भी यही ग्रुप था मजीद ब्रिगेड का जिन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक किया। क्लिफ्टन के इलाका वो भी जो रेड जोन लगता था वहाँ पे एक चाइनीज को इन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया। तो ये भी अपनी मनसूबाबंदी करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर ये वही ग्रुप था और अभी एजेंसीज ये कह रही हैं, सिक्योरिटी जो इदारे हैं, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, तो उसके बारे में तो पहले
दावा किया जाता था कि ये असलम उर्फ अच्छू ग्रुप है जो कंधार में जो है वो जिसको ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल, असलम अच्छू ग्रुप को खत्म कर दिया गया है, हलाक कर दिया गया है, लेकिन असलम अच्छू के बाद फौरी बाद जो है इसी ग्रुप की कमांड जो है वो बशीर ज़ैद ने संभाल ली थी और इसके बाद जो है वो ये तमाम हमले की इसने प्लानिंग की है। उसने 4 लड़कों का इंतखाब किया ग्रुप का और उसके बाद बाकायदा तौर पर प्लानिंग करने के बाद रेड जोन में सेंसिटिव जगह पे वो पहुंचे हैं और एक बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे को कामयाब करने के नियत से अंदर दाखिल होना चाहते थे, जिसे नाकाम बनाया गया है। लेकिन जगह जगह जो नाके लगे हुए हैं जो कि चेक किया जाता है, यहाँ तक कि मास्क ना पहनने वालों को भी रोका जाता है, लेकिन एक गाड़ी में 4 दहशतगर्द जदीद हथियार के साथ रेड जोन में दाखिल हुए हैं और गुज़िश्ता रात ही ये गाड़ी जो है वो कराची में दाखिल हुई है, लेकिन इसकी तलाशी नहीं ली गई है, इसको रोका नहीं गया है, इसको चेक नहीं किया गया है। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, नाके भी लगे हैं, जगह जगह बैरियर लगा के चेक किया जा रहा है। तो यकीनन बहुत सारे सवालिया निशान है। जिल्ला आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे बिलखुसूस क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे हमला था और पाकिस्तान मीशत पे हमला था, तो बुनियादी ज़रूरत है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज या वहाँ जो कारोबार ज़िंदगी चलाने वाले लोग हैं वो किस हद तक मुतमईन है और आइंदा आने वाले दिनों को किस तरीके से देख रहे हैं। इसी पे हमारे साथ साबिक चेयरमैन जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं सानी महमूद खान साहब, उनके साथ साथ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें डॉक्टर सलमान ने ज्वाइन करा है, माहिर माशियात हैं। अहमद चुनाई साहब, क्या सूरत हाल रही आज के हमले के बाद? जो कारोबारी जिंदगी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का हमला जो है वो पाकिस्तानी मैशत पे हमला था। आज का हमला पाकिस्तान की माशी तरक्की पर एक कारी ज़रब लगाने वाली बात थी और आज का हमला जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो डिस्टर्ब करने वाली बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने उस हमले को जिस जवामर्दी के साथ हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों ने इसका मुकाबला किया, उसका ही पॉजिटिव जवाब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रैक होल्डर्स थे, स्टॉक एक्सचेंज के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने इसको दिया और मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही, वाइब्रेंसी रही। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए वाइब्रेंसी रही कि हमें ये एतमाद दिया गया, हमें ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से दिया गया कि आप कारोबार करें, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और हमने अपना वादा पूरा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, जहाँ दहशतगर्द आते हैं, मैं चूंकि सिक्योरिटी में भी काफ़ी अच्छा रहा हूँ और इन उमूर को देखता रहा हूँ, तो दहशतगर्द आएगा ज़रूर और दहशतगर्द जब आएगा तो उसके लिए कोई हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता स्टॉक एक्सचेंज जैसे इदारे पे अगर दहशतगर्दी हो तो उसकी हिकमत अमली क्या है। यहाँ हिकमत अमली बिल्कुल मुकम्मल सही तरीके से बनाई गई थी। 4 लाइन ऑफ डिफेंस हमारी थी और 3 लाइन ऑफ डिफेंस पे, तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस पे आखिरी दहशतगर्द जो है वो मारा गया। इसका मतलब है कि ये एक फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी लेवल्स थे और इन लेवल्स को ब्रीच नहीं किया जा सका। मैं समझता हूँ कि तमाम तर मुबारकबाद के मुस्तहिकीन हैं हमारी RRF के, जिन्होंने बड़ी जवांमर्दी से उनका मुकाबला किया और उनको हर स्टेज पे जो है वो नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अहमद चुनाई साहब, ये कहा जा रहा है, बल्कि आपकी तरफ से स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कहा गया है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो धमकियां मिलना शुरू हो गई थी, तो किस नौयत की वो धमकियां थी? देखिए, बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से मुतहद बार जो है वो हमें वार्निंग इशू की गई कि जी किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी हो सकती है। उनकी इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने हमें बार बार खबरदार किया था कि अपनी हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल करें और इस सिलसिले में RRF और रेंजर्स के दस्ते हर वक्त वहाँ मौजूद रहते थे, साथ में हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती थी। तो यही हिकमत अमली जो है वो कामयाब हुई कि उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमें दिए हुए थे, उन प्रीएम्प्टिव मेजर्स को हमने मुकम्मल भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और इस हमले को नाकाम बनाया। जो इन्फॉर्मेशन पर वक्त दी गई, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई। पिछले अप्रैल में भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी और इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है वो हमारी सिक्योरिटी मजीद बीफ अप हो गई थी और आज इसी सिक्योरिटी का नतीजा है कि ये दहशतगर्द जो है वो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। डॉक्टर सलमान शाह, कैसे देखते हैं आज के होने वाले हमले को, बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत पे और इस कोविड के टाइम में जिस वक्त जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बहुत बदहाल है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है हिंदुत्वा का उनका एजेंडा है, जिसमें वो मुसलमानों को बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर में भी वो वही काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर ये कोरोना से पहले तो आपको पता है कि बेशुमार वहाँ पे एजुटेशन वगैरह भी हो रही थी। उन्होंने कानून इस किस्म के बनाए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं।
और पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, उनको बहुत खटकता है। इसके साथ साथ चीन के साथ जो उनके शोडाउन हो रहा है इस वक्त लद्दाख में, उसका भी इसके साथ नेक्सस है। और स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है तो उधर भी उसके ऊपर भी उन्होंने एक हमला करने की कोशिश की है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने अंदरूने मुल्क कई ऐसे नासर हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनके एहलकार बने हुए हैं। लेकिन आई थिंक कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जिस तरीके से इन्होंने ये इसको हैंडल किया है, ये मुझे पता है कि आइंदा भी ज़रूर होंगे। ये नहीं है कि ये गिव अप कर देंगे, ये करेंगे। लेकिन हमें चौकस रहना चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमिक और जो दूसरी सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह उसकी डिफेंस करनी चाहिए। और ये अपने अदारे जो हैं इनको पुख्ता रखना चाहिए, अलर्ट पे रहना चाहिए। इंशाल्लाह ये इनकी कमर टूट चुकी है और इनके लिए ये इस किस्म के हमले जो हैं करना बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। सानी महमूद खान, आपके ख्याल में बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान को आज भी भारत जो है वो कंटिन्यू पूरी दुनिया में लेबल करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा अगर अमेरिका की तरफ से देख ले तो भी जो है वो इल्ज़ामात जो है वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जिसका आधा बार बार हम देखते हैं कि भारत की वुज़रा की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से किया जाता है बलूचिस्तान को सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इस्तेमाल करने का, और जिसका शाखसाना आज हमने देखा कराची में, इससे पहले भी देखा। मईशत पे क्या असरात होंगे इसके? देखिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 1-2 मिनट आपके ले लूं और आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर दूं। व्हेन आई वाज देयर, तो इस तरह की सिचुएशन जब इंडिया में हुई थी, उनके समंदर से नजदीक 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में वहाँ के होटल पर हमला हुआ था। तो यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज में आईजी साहब 3-4 मरतबा आए और हमने 5-6 चीजें तय की थी। और उसमें यही था, आज तो जो रिस्पांस था वो लेवल 0 था, मगर लेवल 1 और 2 की चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं मिस हो गई। अगर वो हो रही होती तो ये भी ना होता। देखिए, पहले नंबर पर जो चीज थी वो ये थी कि रेलवे की जो पार्किंग का एरिया है उससे आधे किलोमीटर के साथ एक बस्ती है सुल्तानाबाद। हमारे भाई वहाँ रहते हैं, हमें उनका एहतराम है। लेकिन आईजी साहब के साथ ये तय हुआ था कि हर दूसरे महीने वहाँ की फेस प्रोफाइलिंग होगी, खुदा न खास्ता डराने धमकाने के लिए नहीं। लेकिन मासूम लोगों को पता नहीं होता कि उनके घरों में कौन मेहमान बन के किस नियत के साथ आके रह रहा है। तो ये चीज आई थिंक दोबारा हर कीमत पे होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि रेलवे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक जमीन, रेलवे की जमीन के पैसे, पार्किंग की जमीन के पैसे गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। वो तनाजा हल हो या ना हो, लेकिन इसकी फेंसिंग होना, अहमद भाई भी एग्री करेंगे, बहुत जरूरी है। और एक तो ये मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको तो हुकूमत को और स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को, बोर्ड को फौरी हल करना चाहिए। और इस चीज को साइड में उसे पर्दा डाल देना चाहिए कि इसके पैसे बढ़ गए, कम हो गए, लेकिन दोबारा ये चीज न हो, इसका आयदा करने के लिए इसकी फेंसिंग असर और फौरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सानी महमूद खान, अहमद चुनाई साहब और डॉक्टर सलमान शाह, आप तमाम आज़ाद का। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है, जिस तरीके से सानी ने इशारा करा, बिल्कुल वाज़ेह है कि यकीनन जो रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। और उसमें जिस किस्म के फॉल्स हमने देखे आज की सूरत हाल में, उसके हवाले से तदाबीर अपनी जगह ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरत है वो स्टॉक एक्सचेंज यकीनन एक कौमी असासा है। उसके हवाले से जो चीज़ें आज तक हल नहीं हुई हैं और हल तलब है, उसके लिए बुनियादी ज़रूरत है कि वो जो रेलवे की ज़मीन का जो डिस्प्यूट है उसको हल करते हुए, ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज और उसके अतराफ़ की सिक्योरिटी को जो है बेहतर बनाया जा सके। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज होने वाला स्टॉक एक्सचेंज पे हमले का, जिसको बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो कहा जा सकता है कि आज का हमला जो है वो एक तसलसल है भारतीय जारियत का, जो हम मुसलसल तकरीबन 2 साल से जो है वो जो भारतीय एग्रेसिव मूड है जिसको हम देख रहे हैं, ना सिर्फ LOC पे, ना सिर्फ कश्मीर पे, बल्कि भारत के अंदर भी जो है वो इसकी वाज़े शक्ल जो है वो हमें सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है वो नज़र आती है। उसके साथ साथ लद्दाख के मामले को भी जो है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तमाम तर वो सूरत हाल है कि जिसके बाद पाकिस्तान को यकीनन आज के मुश्किल हालात में कोविड-19 के बाद जो है वो मज़ीद से मज़ीद मुश्किल तर हालात में धकेलना मकसूद है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद, एडिशनल IG हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमील अहमद, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज की जो सूरत हाल रही, यकीनन रेड जोन के अंदर दाखिल होना, वहाँ तक पहुँचना, ये एक मरहला है। आपकी फर्स्ट सेकंड टियर को जो है क्रॉस करके आप वहाँ पहुँचे, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है उसको हमले को मुकम्मल तौर पे आपने नाकाम कर दिया, लेकिन वहाँ तक पहुँचना एक बड़ा सवालिया निशान है। जी, किसी हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने एक थोड़ा सा रूट लिया है, एक गरीबाबाद इंटरचेंज है, उससे ये लोग एंटर हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में है, लियारी एक्सप्रेस वे पे आए हैं, और उसके बाद ये तेज रफ्तारी से सफर करते हुए माड़ीपुर रोड जहाँ पे ये खत्म होता है वहाँ से इन्होंने एग्जिट ली है, और उसके बाद इनका टारगेट वहाँ से थोड़े ही फासले पे है। बट लकीली वहाँ पर जो RRF की नफरी डिप्लॉयड थी, वो यंग लड़के हैं, बिल्कुल हमारे एलीट ट्रेन पुलिस के लड़के हैं, और वो वहाँ काफ़ी अरसे से ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने फौरी रिएक्ट किया, वो अलर्ट थे, और ये सारा खेल जो है 4 से 5 मिनट में तकरीबन ख़त्म हो गया है। अगर आप देखें कि इनके पास जिस तरह के वेपन्स थे और जिस तरह का सामान था, जिसमें असॉल्ट राइफल्स थी, हैंड ग्रेनेड्स थे, राइफल ग्रेनेड्स थे, और इनके पास जूसेस, पानी की बोतलें, खुश्क चने, तो इनका कम से कम प्रोग्राम था कि ये कुछ 24 घंटे एंगेज करना चाहते थे फोर्सेस को इस बिल्डिंग के अंदर। बट लकीली पहले ही रुकावट पे, जो बिल्कुल पहला बैरियर है, वहीं पर 4 में से 2 टेररिस्ट को पुलिस की RRF ने पहले मिनट में ही कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। उसके बाद तीसरे शख्स ने अंदर दौड़ के दाखिल होने की कोशिश की है, तो वहां पे नजदीक ही हमारी एक स्नाइपर पोस्ट थी RRF की, उन्होंने इसको हिट किया है। तीसरा आदमी गाड़ी के अंदर बैठा रहा, और चौथा आदमी जो गाड़ी के अंदर था, उसने भी फिर एंड पे कोशिश की एंटर होने की, लेकिन उसको भी सर पे गोली मार के न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हमें बड़ा खुदा का शुक्र करना चाहिए कि ये सब कुछ 4-5 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। अगर खुदा न खास्ता वो अंदर दाखिल हो जाते तो ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी का हब है, एक बहुत लैंडमार्क ये बिल्डिंग है, तो काफ़ी परेशानी का सबब हो सकते थे। लेकिन ये अल्लाह ताला के करम से नवंबर 2018 के चाइनीज़ कॉन्सुलेट अटैक की तरह ये भी सारे रास्ते में ही वासले जहन्नम हो गए और अपना टारगेट हरगिज़ अचीव नहीं कर सके। और फिर कराची पुलिस ने भी रिएक्ट किया, पाकिस्तान रेंजर्स ने भी रिएक्ट किया और सराउंड कर लिया। फिर सारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया कि अंदर कोई छुपा ना हो, लेकिन वो चारों एक्चुअली शुरू में ही 4-5 मिनट के अंदर यूटिलाइज हो चुके थे, और अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े नुकसान से बचाया। एक हमारा सब इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, तहकीकात क्या कह रही है? मतलब यकीनन इनके फैसिलिटेटर्स भी मौजूद होंगे, ये सारा सिलसिला जो है वो अचानक तो नहीं हुआ, एक मुकम्मल तौर पे प्लान के तहत किया गया है। जी डेफिनेटली इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक, लेकिन जो एंड पे अनसक्सेसफुल हो गया। ये कुछ दिनों से बिल्कुल कराची में थे, क्योंकि उन्होंने 25 तारीख को ये खालिद बिन वलीद रोड पर एक शोरूम है, उसके थ्रू ये गाड़ी ली थी, और ये नॉर्मल तरीके से परचेज की गई थी, उसकी पेमेंट की गई थी, और ये अपने असल नंबर प्लेट के साथ ही इन्होंने इस्तेमाल की है, और इसी से हमें एक टेररिस्ट की आइडेंटिटी कंफर्म हुई है। अभी तक हम एक ही टेररिस्ट की आइडेंटिटी कंफर्म कर रहे हैं, जिसका नाम सलमान है, और जिसका ताल्लुक
एक बलूचिस्तान का जिला है केच, वहाँ से है। बाकी 3 की हम कंफर्म कर रहे हैं आइडेंटिटी। जब एग्जैक्ट पता चल जाएगी तो मे बी सूटेबल टाइम पे हम शेयर करेंगे। तो आपको पता है कि जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था उसमें भी BLA इन्वॉल्व थी और उसको रॉ सपोर्ट कर रही थी। अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक लंदन बेस्ड ग्रुप जिसका एक पार्ट जो है साउथ अफ्रीका में बेस्ड है, वो लोग और कुछ मकामी छोटी छोटी तंजीमें जो सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और BLA BRA ये मिलके थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी जो रेंजर्स के ऊपर अटैक हुए हैं उसमें हम ये समझते हैं कि इन तीनों तंजीमों का हाथ है और इनको फंड कर रहे हैं रॉ और वही इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो इंडिया को कई फ्रंट्स पे बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर खास करम है और उनकी हर कोशिश जो है तकरीबन नाकाम ही होती चली आ रही है। लेकिन आज का अटैक बहुत लीथल अटैक था। अगर खुदा न खास्ता ये कामयाब हो जाता तो वो यकीनन जो है वो बड़ा नुकसान हो सकता था। ब्रिगेडियर साहब कैसे देखते हैं आज की सूरत हाल को? जैसे कि डॉक्टर जमील फरमा रहे हैं कि एक नेक्सस डेवलप हो चुका है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट या आप कह लें कि दहशतगर्दों की जो छोटी छोटी तंजीमें हैं इनके अंदर एक नेक्सस है और ये इत्तलात थी कि इसको मुस्तकबिल में एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस किस्म के वाकयात जो है वो पेश आ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आज की बात। आपने मुझे सवाल किया है ब्रिगेडियर साहब से, BBA जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो तमाम के तमाम बलूचिस्तान के सरदारों के बेटे हैं जुरान सकते हैं। अब आपको पता है सरदारों की पार्टिसिपेशन बलूचिस्तान के अंदर कॉमन आदमी की जिंदगी में तकरीबन 0% होती है। वो लोगों पर जैसे ये अगर आप हरबियार मरी की बात करें या बरमदाद बुख्ती की बात करें तो ये बुख्ती का जो कबीला जिस बरमदाद जिस कबीले के जिस क्लैन को रिप्रेजेंट करता है, बुख्तियों के भी आगे 13 सब ट्राइब है, उसमें इसके क्लैन के जो है वो 0.03% लोग आपको मिलेंगे जो इस क्लैन को अकबर बुख्ती के क्लैन को फॉलो करते थे, मेरा बुख्ती के। अब ये लोग जालिम लोग हैं, ये अपने लोगों पे इतना जुल्म करते थे। सुई का जितना पैसा सुई से जितना पैसा मिलता था मजदूरों का, वो किसको नहीं पता कि सारा ये अपना बुख्ती ट्राइब जो है, बुख्ती के जो ये अपना लोग हैं, ये खा जाते थे। अब इनको मिल गया इंडिया, और इंडिया सिर्फ रॉ नहीं मिली, इनको मुसाद भी मिल गई है। 2 तंजीमों का नेक्सस हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, 3 तंजीमों का, एक रॉ है, एक मुसाद है और एक NDS है। और आपको पता है इनका एक कॉमन हेडक्वार्टर बदख्शां में बहुत अर्से पहले था जिसको तालिबान ने रेड किया था और वहाँ उन्होंने 6 इजरायली मार दिए थे, जो खबर गोल कर दी गई थी मीडिया से। तो ये तो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके पहले जैसे डॉक्टर जमील ने भी आपको कहा कि जी चाइनीज बेस पे हमला हुआ, फिर रेंजर्स पे हमले हुए, और उसके अलावा आप देखें बाहर क्या एक्टिविटीज हुई थी कि जो अपना स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में जो बसों के पीछे जो लिख के लगाया गया था वो किसने स्पॉन्सर किया था, जो गांधी की अर्थी पे जाके हाजिरी दी थी वो किसने दी थी, रबियार मरी और बरामदाद बुख्ती ने दी थी ना। तो इससे बड़ा कोई सबूत आपके पास है कि ये रॉ के पेड एजेंट है? और ये तो तमाम के तमाम खैराती हैं, ये इदारों के बेटे नहीं, बुनियादी तौर पर फकीर हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं। पहले अपने लोगों से पैसा मांगते थे, अब जाके एजेंसी से पैसा मांग रहे हैं। ये फकीर या कदीर मामा और वो जितने ये लोग हैं जो जिनको आप मिसिंग पर्सन कहते हैं, ये सारे वो है जो अभी पिछले दिनों भी चाइनीज एम्बेसी में भी एक लड़के की डेथ हुई थी जिसका नाम मिसिंग पर्सन में शामिल था। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 2 साल पहले यहाँ पे एक पेशावर में एक लड़के की डेथ हुई थी, उसका नाम भी मिसिंग पर्सन में, एक टेररिस्ट की डेथ हुई थी, उसका नाम मिसिंग पर्सन में शामिल था, उसके मुकाबले पुलिस मुकाबले में इसी तरह मारा गया था। तो ये जो नेक्सस है ये तो बहुत पुराना एग्जिस्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करता है, इसको बहुत हैवी तरीके से इवन बिल्कुल साहब। लेकिन बुनियादी जरूरत तो बहरहाल ये इश्यूज तो अपनी जगह मौजूद है, कहीं ना कहीं रोड कॉजेस को आइडेंटिफाई करके, यानी कि पिछला जो हमला था चाइनीज कॉन्सुलेट में उस पर जो ग्रुप था उसको कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दिया है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है मुजाहिद बरेलवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूरत हाल है इसकी जो बुनियादी कॉजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या जरूरत है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज होने वाला स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला था। मुजाहिद बरेलवी साहब, बहरहाल पिक्चर बड़ी वाज़ेह है कि इंटरनेशनल जो है वो कॉन्स्पेरेसी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर जमील ने फरमाया, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें हैं जिनको यकीनन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर ट्रेन भी किया जा रहा है, फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डिस्पैच किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक तो इसमें वो जो एक बहुत ही टर्मिनोलॉजी है सिक्योरिटी लैप्स, हमारे ब्रिगेडियर साहब भी बड़े सीनियर, फिर डॉक्टर साहब जमील साहब भी पुलिस के लोग ज़्यादा बारीकी और से जाना चाहते हैं, फिर नेशनल इंटरेस्ट भी है। लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं, अगर जमील साहब मेरे साथ हैं, शायद ब्रिगेडियर साहब हों या ना हों, कि सबसे अच्छी सिक्योरिटी ये कहलाई जाती है द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में जो नज़र नहीं आए। अब आप गौर करें कि मैं आम जैसे हम लोग कॉमन लोग हों, हमें अपने बैंक अकाउंट खोलने के लिए मेरा 15 दिन तक अकाउंट नहीं खुलता। शनाख्ती कार्ड लाओ, बाप का नाम लाओ, बाप के दादा का नाम लाओ। गाड़ी लेने जाता हूँ तो वो शनाख्ती कार्ड लगता है, वो पहले तो रजिस्ट्रेशन लो, ये लो। तो ये एक जो केस से आया, ये बंदा आया जो अब बता रहे हैं कि उसने एक गाड़ी भी ली है, वो गाड़ी लेके रखी भी गई, उसमें असला भी रखा गया। फिर वो गरीबाबाद के स्टैंड पे भी चढ़ा और उसने 12 किलोमीटर का फासला भी तय करा। वहाँ कैमरे भी लगे होंगे, उधर आगे कैमरों ने क्या करा, देखा नहीं कि एक मशकूक कार किस तरह आ रही है, असला से भरी हुई है। फिर ये जो मैंने कहा ना, उधर कोने पे जाऊँ तो मैं तो इस पूरे रास्ते से गुजरता हुआ चला आया हूँ। यही जगह वो है जहाँ चौधरी आजम भी गालिबन जिन्हें मारा गया था। तो ये जो है सिक्योरिटी लैप्स है, इसका मतलब इसमें अच्छा नहीं लगता है कि अपने इदारों और एजेंसियों को क्रिटिसाइज़ करें, और रॉ हुई या मोसाद हुई या गैर की, वो तो इसमें ताक में रहते हैं। फिर मेरे ज़रा ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव एरियाज़ थे। लेकिन बात यह है कि और फिर इसको अगर कहा कि 8 मिनट में आपने मार दिया, तो आपके 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, पुलिस वाले मारे गए, वो लोग वहाँ तक गए। मैं एक स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ, मैं देख रहा था कि एक अकेला लड़का जो है, कैमरा जो दिखा रहे थे, वो बाकायदा चलता हुआ आ रहा है, वो बाकायदा अंदर जा रहा है। तो ये सब मनाज़िर हमने देख रहे थे। मैं कोई कन्फर्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पुलिस जो है उसकी ज़्यादा तवज्जो, सॉरी टू से, असल ये फ़ौज का काम नहीं है, रेंजर का काम नहीं है। जिस शहर की पुलिस को पता होता है, अभी मैं कहीं पढ़ा था कि कहने लगा अगर मेरे मोहल्ले में कबूतर और कौवे भी आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं। वो ये जो पुलिस का अगर आपका सिस्टम ऐसा रहा कि वो जो उनकी ज़्यादा तवज्जो, आपने देखा हो राउंड पे इस पे होती है कि लोगों को हेमलेट क्यों नहीं पहना, लाइट क्यों नहीं जल रही थी। जो 25,000 पुलिस वाले हैं उनका सिर्फ ये होता है कुछ लोगों से लेके जो कुछ करो। जब उनकी तवज्जो सिक्योरिटी पे नहीं होगी, रेंजर्स वाले भी बेचारे खड़े होते हैं क्योंकि उनका ये काम नहीं होता। लेकिन ये 25,000 पुलिस वाले जो राउंड अबाउट्स पे होते हैं, जो चेक करते हैं, और जो मैंने कहा ना कि मासूम लोगों को जो हमारे यहाँ 12 लाख मोटरसाइकिलें चलती हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस पर आयद होती है। आप रोज़ाना 12-15 हज़ार चालान करते होंगे मासूम मोटरसाइकिल वालों के कि उन्होंने बत्ती क्यों नहीं जलाई, उनके पास लाइसेंस क्यों नहीं था, उन्होंने टोपी क्यों नहीं पहनी थी। आपने कितना इंटरसेप्ट किया, मुझे बताएं ना कि ये पिछले 1 महीने में और भी बहुत सारे जो पुलिस हैं उन्होंने सिक्योरिटी चेक में कितने मुल्जिमान या मुजरिमान या टेररिस्ट या ख़तरनाक लोगों को पकड़ा गया हो। आप वो हादसा सानिया हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, उसके बाद एजेंसियां आती हैं, पहले आपने कितने लोगों को जो है पकड़ा, उन लोगों को जो ये साजिश कर, वो यहाँ मौजूद भी थे, केस से आए थे, ये बता रहे थे उनमें से एक लोग। सॉरी टू से, अगर डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, मेरा बड़ा एहतराम है, मैं उनका ताल्लुक होता है, लेकिन आप ये तवज्जो दें कि पुलिस जो है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है जिसकी निशानदेही आप खुद कर रहे हैं। जानता है, ऐसा आता है, नो, एक SHO ये जानता है कि उस इलाके से कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। ये जो हमने 94 थाने खोले हुए हैं, ये जो मैं 25,000 का बता रहा था, ये उस पुलिस वाले की, उन लोगों की तवज्जो होती ही नहीं है ट्रैफिक वालों की कि वो सिक्योरिटी चेक करें, वो तो उन लोगों पे लगते हैं। मैं फिर बड़े गर्मी में, बड़े सख्त हालात में देते हैं, और उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्स थी, पुलिस ने गलती की। 8 में अगर रेंजर ने मार दिया वो तो मार दिया, लेकिन 6 मार तो हमारे दिए ना बंदे। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। पिछले कोई 2 महीने से कराची पुलिस इन पर्टिकुलर, सिंध पुलिस इन जनरल, ये जो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें बहुत बिजी रही है। हमारे सैकड़ों जवान इन्फेक्ट भी हुए हैं, कोई 1 दर्जन के करीब इस नए अनसीन एंड इनविजिबल टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए शहीद भी हुए हैं।
और शायद थोड़ा सा इससे तवज्जो में फर्क पड़ा है पुलिस की इस सारी सिचुएशन से जो पैंडेमिक की है। उनकी सिक्योरिटी बड़ी है डॉक्टर साहब, तवज्जो उनको बड़ी है, वो ज्यादा रोकते हैं लोगों को। वो 4 बच्चे जो बैठे होते हैं या 2 बच्चे बैठे होते हैं उनको रोकते हैं, उन बेचारों से पूछते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं लगाया, वो क्यों नहीं किया। उनकी तवज्जो उस तरफ होती है ज्यादा। मैं तो गुजरता हूँ डॉक्टर साहब, मैं भी कोशिश करता हूँ अपना कि हाँ मैं मुजाहिद बरेलवी हूँ, ये मेरा कार्ड देखें। लेकिन एक बड़ा चैलेंज तो अब आपके लिए है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये नेक्सस डेवलप हुआ है, BLA BRA, उसके साथ साथ ये लिबरेशन आर्मी भी है इसी नेक्सस में कहा जाता है। यहाँ मौजूद घूम रहे थे, फिर रहे थे, असला ले रहे थे, घूम रहे थे, इस तरह ऐसे ही चले आए। आम आदमी तो बेचारा जो मुश्किलात का शिकार है, जिसने मैंने कहा ना कि सूरत हाल पेचीदा है, उसकी वजह ये कि अगर आप बगैर मास्क के घूम रहे हैं तो पुलिस इंटरसेप्ट कर रही है कि अगर उसके जो उसने पहन लिया, अगर 3 लोग बना लिए, हर जगह चौकी पे ये हो रहा है। सॉरी टू से जो अभी इस वक्त मैं बहस नहीं करना चाहता, आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आप पुलिस की माशाल्लाह बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा हो गया है कि जिनकी तवज्जो सिक्योरिटी से ज़्यादा इस बात पर होती है कि क्योंकि आप उसको उसके मुताबिक तनख्वाह नहीं देते, मराहत नहीं देते, उसको उस तरह का घर नहीं देते। आपका जो है जो आपकी पुलिस है, जो आपके सिक्योरिटी लोग हैं, अगर आप माली तौर पर, ज़हनी तौर पर उसको मुतमईन कर दे तो वो ड्यूटी दे। जो आपका पुलिस वाला सारा 12 घंटे देता है, आप उसको वो कुछ नहीं देते जितनी बड़ी वो सेक्रीफाइस देता है। ये मान लें डॉक्टर साहब आप। जी बिल्कुल, फैसिलिटीज की कमी है, वर्किंग कंडीशंस बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन ये जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट के लॉफुल ऑर्डर्स की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। अगर सेक्शन 144 के तहत सपोज डबल सवारी पे पाबंदी है या ट्रिपल सवारी पे पाबंदी है या मास्क लगाने का हुक्म है, तो उन तमाम चीजों को भी चेक करना पुलिस का फर्ज है, पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन वो कोई धमाका करने नहीं जा रहा, वो कब्जा करने नहीं जा रहा, वो बेचारा वो नहीं कर रहा, वो सिर्फ मासूमाना सी गलती कर रहा है। क्या करे वो बेचारा घर में जो 3 बैठा है, वो बहुत ही मासूम लोग हैं बेचारे जो 3 लेके बैठ के जा रहे हैं, वो इतना कोई बड़ा काम करने नहीं जा रहे। मैं ये सिर्फ ये कहना था कि जो तवज्जो होनी चाहिए, जो आपको आप सबको इल्म है कि यहाँ चीनी वाक़या नहीं, यहाँ पर ये तंजीमें मौजूद हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, ये यहाँ गाड़ियां ले रहे हैं, ब्रिगेड साहब बाकायदा असला ले रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर है, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कीजिएगा कि बहरहाल ये एक नया नेक्सस डेवलप हो रहा है। अभी आप मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म था उससे बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये इस किस्म के सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है ये इमर्ज हो रही है, बल्कि इनके नेक्सस डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, जो मुजाहिद बरेलवी साहब बातें कर रहे हैं उस पर तो वो डिबेटेबल तो है नहीं। मतलब अगर वो कहते हैं कि पुलिस को या रेंजर्स वालों को ज़्यादा तनख्वाह मिले और वो मुराद मिले, वो डिबेट, लेकिन बात यह है कि बहुत जगह पे आपको बगैर किसी तनख्वाह के अंदर भी काम करना पड़ता है। और मेरा चूँकि बहुत ज़्यादा तजर्बा रहा है एंटी टेररिज्म के हिसाब से, पुलिस के साथ भी और फौज के साथ चले, तो इसी तनख्वाह में हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करवाए हैं। पुलिस की लीड हमारे साथ हुआ करती थी, मैं कमांडर पंजाब था, तो हमने बहुत सारी तंजीमों का खात्मा किया है। बात यह है कि असल में चैलेंजेस इतने बड़े हैं। अब अगर आप पुलिस की रेट स्ट्रेंथ वर्सेस कराची की पॉपुलेशन लगाएं तो आप उसका खुद ही जवाब निकाल लें कि हर आदमी को ट्रेन करना, हर आदमी को सर्वेल करना बाज़ दफ़ा आउट ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। असल में इन चीज़ों की जरूरत होती है टेक्निकल रिसोर्सेज की। आप साहब थोड़ा सा इसको अगर आप हाईलाइट कर दें कि ये जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है इन तमाम मसाइल से निपटना, क्योंकि इसकी जो बुनियादी कॉसेज हैं वो आप सियासी तौर पे भी इसको डिक्लाइन कर सकते हैं? मैं मंसूर मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने ऐसे ऑपरेशन होते हैं और कितने ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिनको एजेंसी पकड़ती हैं, उनको उसमें बहुत दफ़ा हमको बदनामी भी आती है। मिसिंग पर्सन का केस बहुत बड़ा बदनामी है। वो ऑपरेशन होते हैं जो सामने नहीं आते। ये नहीं कि एजेंसीज ऑपरेशन कर नहीं रही है, एजेंसीज ऑपरेशन कर रही होती है, वो ऑपरेशन सामने नहीं आते। अदरवाइज ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, ये नेक्सस कोई नया नेक्सस नहीं है। इनके यहाँ पे सिंपैथाइजर्स भी और इनके लोग भी। अब एक बलोची जो कराची में फिर रहा है,
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। डॉक्टर जमील अहमद, ब्रिगेडियर गजनफर अली, मुजाहिद बरेलवी साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन जो है वो पाकिस्तान को ऐसा महसूस होता है कि नए चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान आज भी जो है वो उसी तरीके से दहशतगर्दी की लपेट में है। आज का वाक़या यकीनन जो है वो पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए यकीनन सिक्योरिटी इदारों को अपनी सफ़ों में जो है वो मज़ीद बेहतरी लानी पड़ेगी ताकि इन तमाम तर हालात का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।